तो मैंने आपको एक वीडियो भेज दी थी एसकेएन की वर्कशीट की। उसमें अराउंड अबाउट 50 एमसीक्यू थे। तो अभी रिकॉर्डिंग ऑन की है, तो ये मैं दोबारा से बता देता हूँ ताकि बच्चे जो देखें वो उस वीडियो को लाजमी देखें। तो वो आप वीडियो लाजमी देखना, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट है, और वीडियो कन्वर्शन और आज वाले लेक्चर के बाद और मजीद आपका जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि वर्क क्या है, उसके बाद देन पावर और एनर्जी वगैरह का किस तरह से जो है वो आप पढ़ते हो। तो इसमें पहले आप पढ़ते हो कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, एंगल पर किस तरह से डिपेंड करेगा। ठीक है। पावर के बाद पढ़ते हो, पावर में थोड़ा बहुत एफिशिएंसी वगैरह के वाले प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपने पढ़े नहीं होते, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। एनर्जी के अंदर आपने पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी के दो मजीद टाइप हैं, जिनको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इस तरह से आप करके इसको पढ़ते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, वर्क। सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, तो हमें मिलिट्री के हिसाब से पढ़ना है। तो वर्क आप बेसिकली बोलते हो कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। डेफिनेशंस वगैरह पूरी नहीं लिखेंगे, ये आपको पता है। व्हेन वर्क इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, सॉरी, अपना फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को जब हम अप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तो हम बोलेंगे उस बॉडी ने वर्क किया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन वर्क की हम बोलते हैं कि हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, फोर्स हमने अप्लाई किया और उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय किया, तो इस कंडीशन के बाद हम बोलते हैं कि उस बॉडी पर वर्क हुआ। ठीक है। फोर्स अप्लाई किया हमने और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट मींस कि वर्क हमने उस बॉडी पर किया। ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला जाहिर करते हैं किससे, डब्ल्यू से। अच्छा, और ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसको प्लस माइनस वाले रूल से आप निकाल सकते हो। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम जूल बोलते हैं। ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर, इसको हम जूल बोलते हैं। ठीक है। अब सपोज करें यहाँ पर एक बॉडी है आपके पास, यहाँ पर ये बॉडी है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, इसको इस पर फोर्स लगाया, ये एफ, इस डायरेक्शन के अंदर। अब ये चली आई यहाँ पर। अब देखो इसने कुछ डिस्टेंस सपोज करो किया, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, उस डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है, डी, और इस पर फोर्स भी लगा, तो हम बोलेंगे इस बॉडी पर वर्क हुआ, वर्क इज डन। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो अब हम क्या बोलेंगे, वर्क का जो फॉर्मूला है वो है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो आपस में, तो उनके दरमियान में एंगल क्या होता है, एंगल होता है जीरो। तो इनके दरमियान में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा मैक्सिमम एफ इंटू डी इंटू वन, तो ये हमारा बनेगा वर्क एफ डी, और ये होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम बोल दो या पॉजिटिव बोल दो। ठीक है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के अंदर हो, तो वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब देखो दोबारा से, अगर वर्क का आपने किया, सपोज करो ये आपके पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस तरह से, जिस तरह से आप अपना जो
बैग होता है सूटकेस वाला, उसको खींचते हो आप, तो वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा होता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स उस पर किसी इंक्लाइंड पोजीशन पर लग रहा होता है, यानी किसी एंगल पर लग रहा होता है। तो अब देखें, इसमें एंगल आपने किसके साथ ली है, एंगल ली है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये जो वर्क में एंगल है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये जो एंगल है ये विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल, ये याद कर लो, विथ हॉरिजॉन्टल। दे दूं ना आपको इस दूसरे केस में, इस तरह से, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और मैं बोलूं कि एंगल वर्टिकल के साथ है थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो याद कर लें, जब वर्टिकल के साथ एंगल गिवन होता है तो उसके लिए आप यूज करोगे साइन ऑफ थीटा, फिर वर्क का फार्मूले में साइन आ जाएगा, ये याद करना। व्हेन एंगल इज what एंगल इज विथ वर्टिकल, जब एंगल वर्टिकल के साथ हो तो फिर क्या बनेगा, हमारा एफ डी साइन ऑफ थीटा। अच्छा आप देखें, जब, अच्छा ये चीज देखें, ये हमने डी कॉस थीटा क्यों लिया है, डी कॉस थीटा, यहाँ हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इस फोर्स का हम कंपोनेंट लेंगे। अब जब वो दो वेक्टर, सपोज करो ये कोऑर्डिनेट के ये हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस और दूसरी एक्स एक्सिस, अगर उसके अंदर इसमें सेंटर पर कोई वेक्टर होता है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व। यहाँ पर एफ वेक्टर है आपके साथ एक्स और वाई के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस है, इसको, इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल गिवन है, तो इस वेक्टर को जब रिजॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा एफ कॉस थीटा, और ये बनेगा हमारा एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला है उसमें आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, और इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा। या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, हम फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, लेकिन कभी कभी डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट भी करने पड़ते हैं हमको, तो या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में, या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अच्छा, एफ कॉस थीटा इंटू डी ये क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स, component of force in direction of displacement, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, DISP लिख रहा हूँ, DISP मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये F cos थीटा इंटू डी क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और दूसरा क्या है, W इज इक्वल टू F और D cos ऑफ थीटा, D cos ऑफ थीटा। तो यहां पर क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसमें एंगल कौन सी है ये चीज देख लो, एंगल है इसमें कॉस ऑफ थीटा, तो जहां जहां पर कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहां पर वर्क मैक्सिमम होगा, जहां पर कॉस का वैल्यू मिनिमम होगा तो वहां पर वर्क का वैल्यू मिनिमम होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वर्क, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल कॉस थीटा, बस खाली एंगल लिखते हैं क्योंकि आपको बताएगा थोड़ी कि एंगल कौन सी है, ठीक है। वर्क और कॉस थीटा। अच्छा, वर्क क्या होगा 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 0 पर कॉस का वैल्यू क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू। और ये वाली थीटा किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर cos थीटा आएगा, ठीक है, ये समझ लेना। ये वाली थीटा कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वाली, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था डी कॉस थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये चीज समझ लेना। वर्क 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या होता है, 1, तो वर्क आता है क्या, एफ डी, एफ डी आएगा, एफ डी कॉस थीटा कॉस 1, तो सॉरी कॉस जीरो 1 की इक्वल होती है, तो एफ डी आएगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से एफ डी बोल दो या मैक्सिमम बोल दो, मैक्सिमम क्या आता है, वर्क मैक्सिमम। अच्छा, दूसरा 30 डिग्री पर,
तो 30 डिग्री पर क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो एफ डी √3/2 अगर ये वाली वैल्यू हो, ठीक है, और ये यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है, √3/2, तो वर्क आपका मिलेगा √3/2। अच्छा, इसको √3/2 को अगर डिवाइड करोगे ना तो 0.86 आएगा, इन्हें चेक करिए, √3/2 के अगर डिवाइड करो तो √3/2 कर तो 0.86, अच्छा तो 0.86। अच्छा, यहाँ पर देखो, या इस तरह से √3/2 बोल दे, या इस तरह से बोल दे कि एफ डी इंट 0.866। अगर ये वाली वैल्यू है वर्क की, तो बताओ कि एंगल कौन सी है, तो एंगल हमारी होगी 30, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकता है, या बोले कि कौन सी एंगल पर वर्क की वैल्यू 0.86 टाइम्स एफ डी होती है, तो वो भी आप निकाल सकते हो, एफ डी इंटू 0.866, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। √3/2, इसको √3 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पर अब दूसरी एंगल कौन सी है, 45। 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/√2। यहाँ पर देखो, एफ डी अपॉन √2, क्योंकि को अंडर काश को आप काश 45 को अपना 1/√2 लिखते हो, तो यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा कॉस 45 को रखोगे 1/√2। क्लियर हो रहा है ना, समझ आ रहा है, या मैं खुद ही को समझा रहा हूँ, सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना सबको, सिंपल करके समझ रहे हैं, ओके, हाँ हाँ, ठीक है, गुड। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो चीज अंडर रूट में लिखी हुई होती है ना, तो उस अंडर रूट वाली चीज को हम उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। जिस तरह से एफ डी अपॉन √2 लिखा हुआ है ना ये, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको √2 के साथ डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये √2 नीचे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये इसमें से एक जो है वो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये बचेगा आपका √2 एफ डी। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एफ डी √2/2। बात एक ही है, अगर बोले कि ये वाली वर्क की वैल्यू कौन सी एंगल पर होगी, तो 45 पर, और जो है अगर एफ डी अपॉन √2 ये कौन सी एंगल पर होगा, तो ये भी 45 पर। अच्छा, अब मजे वाली चीज देखें, यहाँ पर एंगल अगर 60 होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1/2। तो अगर आपसे पूछे कि वर्क डन F/2, FD/2, क्योंकि काश क्या है, 1/2, तो FD/2। अच्छा, अगर आपसे पूछे, आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पर देखो ना, FD मैंने लिखा है ये मैक्सिमम, तो ये मैंने ऐसे ही तो नहीं लिखा ना, यहाँ पर एफ आपको एक चीज समझाने के लिए बोला है, चीज समझाने के लिए लिखा है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी एंगल पर वर्क डन 0.866 टाइम्स है मैक्सिमम वर्क के, मैक्सिमम वर्क कौन सा, एफ डी, तो आप बोलोगे 0.866 मैक्सिमम वर्क के, तो एंगल है आपका 30। कौन सी एंगल पर वर्क जो है वो मैक्सिमम का हाफ है, ये क्या है ऊपर मैक्सिमम, एफ डी क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम का हाफ एम F/2, FD/2, तो मैक्सिमम का हाफ कौन सी एंगल पर होगा, 60 पर, ठीक है। अच्छा, कौन सी एंगल पर जो है वो वर्क, अच्छा ये कभी कभी परसेंटेज में भी दे सकता है वर्क। अगर आपसे पूछे कि वर्क डन कौन सी एंगल पर 86.6% होगा अपना, अ, यानी कि मैक्सिमम वर्क का, ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अच्छा, ये समझो 60 एंगल, अच्छा इसके 60 के बाद कौन सी एंगल है, 90, 90 का वैल्यू होता है 0, तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। तो याद कर लो वो सारी मोशन जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, तो वो मोशन जो है उसमें वर्क परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। एस एस पटी देना जो जहाँ ये तो बट ओए एस एस उसे फोन में कर दूंगा, समझ आया, क्लियर हुआ सबको, अरे ये नंबर क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको, क्लियर, सबको क्लियर हुआ, समझ आया। अच्छा, ओके, ये
अभी मैसेज कर रहा है बाबा। अच्छा ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा रहने देते हैं, ये वाली जो एंगल्स वगैरह बनाई है, बाकी फिर करते हैं। ये भी लिखा हुआ होगा। कितने मस्त हुई थी इनमें हरी। अच्छा आप देखें, अगर आपसे पूछे कि 8 वॉट एंगल वर्क डन इज 86.6% ऑफ 86.6% ऑफ मैक्सिमम वर्क। कौन सी एंगल पर वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का 86.6% होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब ये आपसे पूछिए मैक्सिमम वर्क क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है एफ डी के। एफ डी को आप मैक्सिमम बोल सकते हो या डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू मैक्स बोल दो या एफ टी बोल दो। अच्छा वो किसके इक्वल है, 86.6% ऑफ मैक्सिमम वर्क। 86.6% ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो 86.6%, परसेंट को क्या बोलते हो आप, अगर 1% लिखा है तो इसको जब लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, 1/100। तो 86.6 को किस तरह से लिखोगे, 86.6 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर ये बना एफ डी कॉस ऑफ थीटा। डब्ल्यू मैक्स किसके इक्वल है, डब्ल्यू मैक्स इक्वल है एफ डी के। तो एफ डी 86.6 ओवर 100 इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये एफ टी से एफ टी खत्म हो गया, बाकी आपको चाहिए कॉस ऑफ थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 86.6 से 86.6 नीचे इसके आया 100। एक जीरो हटाओ तो पॉइंट ये गया लेफ्ट की तरफ, तो दूसरा ये जीरो हटाओ तो ये पॉइंट और गया लेफ्ट की तरफ। तो ये cos थीटा बना 0.866। और cos थीटा, थीटा इनवर्स, cos इनवर्स ऑफ 0.866 ये कौन सी एंगल पर होता है, तो ये होता है एंगल 30 डिग्री पर। ठीक है, समझ आया ये कि वर्क डन कौन सी एंगल पर मैक्सिमम होगा, 86.6 ऑफ मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हो। वर्क मैक्सिमम रखो यहाँ पर कोई एंगल वाला रखो, डब्ल्यू एफ डी कॉस थीटा। मैक्सिमम किसके इक्वल है, एफ डी के। तो ये एफ डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी में खत्म, कॉस निकालो तो 30। अगर इससे करना है तो भी आपकी मर्जी, वरना एफ डी कॉमन है। एफ डी यहाँ पर रखो, √3/2 दो 30 डिग्री पर, तो 0.866 आएगा। और ये हमेशा के लिए याद कर लो कि ये होता है एंगल 30 डिग्री के लिए, ये एंगल 30 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है। अच्छा अगर एंगल वर्टिकल के साथ दो लोगे ना तो ये सारे वैल्यूज उलट पुलट हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 पर आएगा 0 वर्क, और 90 पर आएगा मैक्सिमम, 60 पर आएगा √3/2, 30 पर आएगा हाफ, 45 पर आएगा सेम। ठीक है, क्लियर हुआ। समझ तो गए ना, आप खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा वर्क को आप बोल सकते हो कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद कर लो, वर्क किन चीजों पर डिपेंड करता है। अब ये तो लेक्चर पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा इस तरह से, जिस तरह से चल रहा हूँ। वर्क एक डिपेंड करता है फोर्स पर, दूसरा ये करता है डिस्प्लेसमेंट पर, और तीसरा ये डिपेंड करता है एंगल पर। और ये एंगल कौन सी होती है, बिटवीन एफ एंड डी। अगर इस तरह से सपोज करो, ये आपका एफ है और ये आपकी है डिस्प्लेसमेंट डी, और ये है एंगल थीटा। तो वर्क इस एंगल पर भी डिपेंड करता है, इस फोर्स पर भी डिपेंड करता है, और इस डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, एफ इज इक्वल टू 0, अगर एफ 0 है तो वर्क 0। अगर डिस्प्लेस बॉडी को मैंने फोर्स लगाया, बॉडी हिली भी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क भी 0। अगर मैं बोलूं कि बॉडी फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के साथ,
यानी कि बॉडी पर या डिस्प्लेसमेंट के साथ बोल दो या मोशन ऑफ बॉडी के साथ बोल दो। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ या मोशन ऑफ बॉडी के साथ, तो फिर भी वर्क क्या बनेगा, 0, क्योंकि कॉस बनेगा 90, तो वर्क आएगा आपका 0। तो ये चीज याद कर लो, वर्क कब कब 0 हो सकता है, फोर्स 0, डिस्प्लेसमेंट 0, या एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 90 हो, क्योंकि 90 पर एंगल जो है वर्क क्या आ रहा है, 0। अच्छा, एक और चीज देखें, वर्क होता है एक आपके बुक्स के अंदर लिखी हुई ये चीज खामो खा, मतलब सही है, फिर अब बुक्स बुक्स वालों ने लिखी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाले कॉन्सेप्ट, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो अपने आप को फंसा मत, बस जब एक एक चीज याद कर लो, जब फोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन, अच्छा सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में बोलूं या थीटा में बोलूं कि कितनी है, 0 डिग्री, बात है कि ये, तो इसको बोलेंगे ये वर्क होता है पॉजिटिव। यानी कि वर्क डन पॉजिटिव क्या होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। नेगेटिव कौन सा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या मतलब है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो वर्क यहाँ पर क्या होगा, वर्क विल बी नेगेटिव। अच्छा, फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट पर तो वर्क होगा 0 और एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये तीनों कैसे याद कर लो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क नेगेटिव, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो आप बोलोगे कि इट इज द वर्क विल बी 0 एट द केस ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, वर्क फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और एंगल पर डिपेंड करता है, ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का एग्जांपल देखें। अगर सपोज करें मैंने एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी दी अपवर्ड, यू यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, अब मैंने इसको अपवर्ड फेंका किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ, अब ये इस तरह से गया, ये ऊपर मैक्सिमम हाइट तक, उसके बाद ये नीचे आया, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद ये नीचे आया, ठीक। अच्छा, अब देखें, जब मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी अपवर्ड, इसका मतलब क्या है कि मैंने फोर्स अपवर्ड लगाया, अप्लाइड फोर्स जो है वो अपवर्ड लगाया, एफ ए क्या है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या मैंने लगाया, अपवर्ड। अच्छा, इसकी मोशन कहाँ हो रही है, मोशन हो रही है अपवर्ड, या डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ये भी हाइट कवर कर रहा है, एच, अपवर्ड। तो अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर जो वर्क डन बाय एफ ए, यहाँ पर जो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स में जो वर्क किया दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर देखें, जब ये बॉल ऊपर जा रहा था तो इस पर एक और फोर्स भी तो है, इस पर एक और फोर्स भी तो है। अब देखो, मेरा फोर्स इफ अप्लाइड अपवर्ड, और इसके पास ग्रेविटी का फोर्स भी है mg, वो कहाँ है, डाउनवर्ड। तो वर्क डन बाय दी ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ जी लिख लेता हूँ, ठीक है। वो क्या होगा, अब देखो इसको किस तरह से निकालोगे, वो कहाँ लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, या इसको एफ जी बोल दो या डब्ल्यू बोल दो, ये कहाँ है, डाउनवर्ड, और हाइट कहाँ के कवर हो रही है, अपवर्ड। अच्छा, ये ड्यूरिंग अपवर्ड है, ये ड्यूरिंग अपवर्ड, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ये फर्स्ट हाफ के लिए, ये यहां तक। अब देखते जाओ, पहले फिर मैं बताता हूँ। वर्क डन बाय एफ अप्लाइड फोर्स, पहले बॉल ऊपर जा रहा था, हाइट भी कवर हो रही थी, इसका मतलब ये है कि वर्क क्या होगा, वर्क होगा पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, हाइट अपवर्ड है, तो अब फर्स्ट केस के लिए ये पहला केस है ऊपर जाने वाला, ये दूसरा केस है नीचे आने वाला। तो ऊपर जाने वाले केस के लिए ग्रेविटी वाला वर्क क्या था, नेगेटिव, ये चीज आपने समझ ली। अच्छा, अब दूसरी देखो, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, अब कहानी थोड़ी पलटेगी, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, आपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया था वो तो था अपवर्ड, अप्लाइड फोर्स कहाँ था, अपवर्ड। अब उसके बाद तो कोई फोर्स नहीं लगाया आपने, तो ये आपका है
इफ अप्लाइड। अब इस पॉइंट के बाद आपकी हाइट क्या कर रही है, डिक्रीज, या डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड, दोनों बोल सकते हो। तो इफ अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स है, वर्क डन बाय एफ अप्लाइड, एफ ए, एफ अप्लाइड, दैट इज नेगेटिव। अच्छा, और एक मजे वाली बात देखें, पहले ऊपर क्या था, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव था, लेकिन अब क्या होगा, ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। और इसको अगर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा वेट, जो कि फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है डाउनवर्ड। तो जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन के अंदर हो, तो यानी कि ये यहाँ पर जो वर्क डन बाय एफ ग्रेविटी या वेट, दोनों बोल सकती है, ये अभी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये चीजें अपने माइंड के अंदर रखनी है कि पूछ किस तरह है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना है अच्छे से, तो कर लोगे। अदरवाइज अगर खुद को फंसाओगे ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पूछ क्या रहा है इसके अंदर, और फोर्स कौन सा लेना है, अपवर्ड वाला, नेगेटिव, ये इसमें कंफ्यूज मत करना खुद को। ये मेरे ख्याल से इसके बाद तो क्लियर होना चाहिए, मजीद इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक, ड्यूरिंग अपलिफ्टिंग, ड्यूरिंग अपलिफ्टिंग अपलिफ्टिंग ऑफ वेट, अगर किसी चीज को हम ऊपर उठाते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज को हम ऊपर उठाते हैं, सपोज करें, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ ये दोबारा से, ड्यूरिंग अपलिफ्टिंग ऑफ अ मटेरियल, ड्यूरिंग अपलिफ्टिंग ऑफ वेट, ठीक है, अपलिफ्टिंग ऑफ वेट, अगर सपोज करो कोई वेट उठा रहे हो, ये इसका वेट क्या है, डब्ल्यू, इसको आप ऊपर उठा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। अब जब इसको फोर्स लगाओगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अपवर्ड। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो अप्लाइड फोर्स है और उसका और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो अप्लाइड फोर्स और वर्क होगा पॉजिटिव, लेकिन ड्यूरिंग अपलिफ्टिंग है, ठीक है। और इसका वर्क क्या होगा, वेट का, ये वर्क, अपना वर्क का, वेट का जो होगा वर्क, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर डाउनवर्ड लेकर आओ, आप बॉडी कहाँ आ रही है, इसको आप नीचे गिरा रहे हो, यानी कि नीचे लेकर आ रहे हो, अप्लाइड फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, डाउनवर्ड। तो ये अगेन, इसको अगर बॉडी को आप नीचे लेकर आ रहे हो, जो आपने बॉडी ऊपर लेके गए थे, ठीक है, तो अब देखिए अप्लाइड फोर्स आपका कहाँ है, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि किसी बॉडी को हम जब नीचे लेकर आते हैं, तो नीचे तो फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटी, यानी कि वेट लग रहा होता है, लेकिन आप इस बॉडी को होल्ड करने के लिए अप्लाइड फोर्स लगाते हो अपवर्ड, ताकि ये बॉडी जल्दी से गिरे ना। तो अप्लाइड फोर्स आपका किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर आपका अप्लाइड फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, अपोजिट, तो ये नेगेटिव। और वर्क और ये अपना, सॉरी, वेट और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, सेम, तो दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, और किसी चीज को होल्ड करने से वर्क नहीं होता, किसी चीज को होल्ड करने से वर्क नहीं होता, ये याद कर लो। होल्ड करने से किस लिए, क्योंकि जब किसी भी चीज को आप होल्ड करते हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, होल्ड करके खड़े रहो, एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, बट फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क नहीं होगा। अच्छा, अगर किसी चीज को आप उठाते हो, ठीक है, और किसी मास को उठाते हो, एम, मास एम, और ये मोशन के परपेंडिकुलर इसको अगर यानी कि फोर्स लगाते हो मोशन के परपेंडिकुलर, सपोज करो ये इसकी वेलोसिटी ये, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन के अंदर, इस पर फोर्स लगाया मैंने इस डायरेक्शन के अंदर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो यहाँ पर भी वर्क क्या बनेगा, वर्क बनेगा जीरो, क्योंकि ये मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाली चीजें आपने समझ लेनी, माइंड के अंदर क्लियर कर लो, ये क्लियर हुआ ये। वर्क के हिसाब से मेरे ख्याल से अभी वर्क पर कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, वर्क को आप क्या बोलते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर मैं बोलूं वेक्टर के फॉर्म में, 2y प्लस 3j माइनस के, और डिस्प्लेसमेंट में बोलूं i प्लस j, तो वर्क बताओ। तो यहाँ पर एंगल लाजमी नहीं है अभी,
एंगल नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि ये आप वर्क निकाल सकते हो एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट निकालो इन दोनों का तो आप वर्क निकाल सकते हो। डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकाल सकते हैं? फोर्स रखो 2i, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बता रहा हूँ समझ लो एक मरतबा। 2i प्लस 3j माइनस के, और दूसरा क्या है डॉट, डी क्या है i प्लस जे। ये कुछ भी नहीं है, डॉट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, याद कर लो। बस इसमें एक चीज याद कर लो कि i वाले को i के साथ डॉट करवाएंगे तो, और j वाले को j के साथ, और k वाले को k के साथ, तो ये सब का वैल्यू आएगा 1। एक चीज ये याद कर लो, और साइंस का ख्याल रखो। साइंस यानी कि प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस, इस चीज का ख्याल रखो। ठीक है, अब देखो ये प्लस 2i, अब आपने क्या करना है, i वालों को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j वालों को j के साथ, k वालों को k के साथ। अगर किसी का कोई दूसरा नहीं है तो उसको छोड़ दो बस। ठीक है, अब देखो 2i को करो इसके साथ, i के साथ 2i इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो 2i इंटू i। अब i इंटू i क्या बनेगा, ये इस तरह से लिखो 2i इंटू i, ये i इंटू i क्या बनेगा 1, और 2 इंटू 1 क्या बनेगा, 2 इंटू 1 ये 2। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करोगे, 2 इंटू 1 तो ये बनेगा 2। i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, यानी कि बस सेम मल्टीप्लाई करते जाओ, और इनको यानी कि वेक्टर्स को छोड़ते जाओ, i j और k, इनको बस लीव कर दो, बस इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाओ। और साइंस का ख्याल रखो, यहाँ पर सामने इसके प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस। अच्छा अब दूसरी देखो 3j, ये प्लस का है, और यहाँ पर ये j प्लस का है, 3j प्लस j, 3 इंटू, इसके सामने कुछ नहीं है, एक ही है, 3 इंटू 1 तो ये आपका आएगा 3, और प्लस के अंदर जे जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर के देखो माइनस के, लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड के नहीं है तो इसको स्किप कर दो। 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5 जूल। तो दैट इज दी वर्क डन। अगर आपसे आपको निकालना हो किससे, अगर वर्क डन निकालना हो डॉट प्रोडक्ट से, तो इस तरह से निकाल सकते हो। समझ आया, क्लियर हुआ सबको? इसमें एंगल नहीं देता आपको, कंफ्यूज मत होना अगर ये वाले फॉर्म गिवन हो तो। ठीक है अच्छा, वर्क आपका हो गया। अच्छा, एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वो क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी को अगर आप, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम भी इसे कहा जाता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहा जाता है, आपकी जो मर्जी हो आप बोल सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम, थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अच्छा, अब ये क्या बोलता है कि अगर किसी भी बॉडी पर आप वर्क करते हो, या इसको अगर बस सिंपल इस तरह से समझ लो, वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, वर्क और एनर्जी क्या है, इंटरचेंजेबल। अच्छा, आप जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो इसको मैंने अलग से नहीं पढ़ा, अलग से नहीं पढ़ा, ठीक है, आपको भी मैं अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, आप समझ लो, आप समझ लोगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, वर्क डन, किसी बॉडी पर जब हम वर्क करते हैं, किसी की बॉडी पर वर्क करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं एक जगह से, सपोज करो इसका मास है m। ठीक है, अब ये पहले यानी कि इसकी हाइट क्या है 0, अब इसको मैं हाइट h तक लेकर गया हूँ, ये वाली हाइट, हाइट h, यानी कि ये अभी बॉडी कहाँ पर है, यहाँ पर m। तो यहाँ पर इसको जब मैं ऊपर लेकर गया तो इस पर मैंने फोर्स लगाया होगा, और इसने अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो इस मतलब इसने अपनी मोशन परफॉर्म की है। अच्छा, आप देखें इसकी अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना फोर्स कौन सा लगेगा इस पर, डाउनवर्ड ग्रेविटी का। यहाँ पर देखें वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। अब देखें फोर्स, फोर्स इस पर कौन सा लग रहा है, mg, ये मास, इसका फोर्स इसके इक्वल है किसके, वेट के, mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ, ये हाइट है, फिलहाल एंगल को छोड़ दो, इसको कंफ्यूज कंफ्यूज मत करो खुद को। ठीक है, यहाँ पर मास इंटू ग्रेविटी और ये वाली हाइट, तो ये h, तो ये देखो वर्क किसके इक्वल आ रहा है, mgh। और mgh क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में वर्क चला गया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ये वर्क अपना काइनेटिक एनर्जी में भी जो है ना वो जा सकता है।
और ये काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन पढ़ते हो आप 1/2 mv², अगर आपको याद हो तो मैट्रिक के अंदर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसी फॉर्मूला से इसकी डेरिवेशन होती है। तो वो इसी वजह से, ताकि ये वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। फिलहाल तो ये तो नहीं करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखो, वर्क आपका स्टोर हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब ये है कि वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। अच्छा, ये कौन सी एनर्जी में जा सकता है? ये जो आप वर्क परफॉर्म करते हो, ये आपका जा सकता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। और ये आपका वर्क कन्वर्ट हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और ये आपका वर्क हो सकता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के अंदर। तो ये आपने चीजें याद कर लेंगी। वर्क स्टोर होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और अपना आ, दोनों के फॉर्म में, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से भी लिख लो फॉर्मूला के हिसाब से, वर्क इज इक्वल टू हाफ mv², इस तरह से लिख सकते हो। वर्क इज इक्वल टू mgh, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हो mgh प्लस हाफ mv², ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, अगर दो हाइट गिवन हो, कभी कभी क्या बोलता है, एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर वर्कशीट के अंदर करवाया था, उसमें लिखा हुआ था दो हाइट का जिक्र था, ठीक है। उसमें इसने सवाल पूछा था, क्या सवाल था? सवाल था कि एक बॉल को आप ऊपर लेकर गए हो, उस बॉल का मास है 100 ग्राम, ठीक है। उसको ऊपर लेकर गए हो, हाइट कितनी है? हाइट है 100 मीटर। हाइट कितनी है? 100 मीटर। अच्छा, जब वो बॉल अर्थ से 20 मीटर के ऊपर हो, तो उसकी वेलोसिटी बताओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंजेबल होती है, ये चीज समझ लो। जब आप इसको किसी बॉल को ऊपर लेकर जाओगे, तो हाइट इंक्रीज कर रही है, तो हाइट इंक्रीज करेगी, तो ये हाइट एच पर आ गया। और जब कोई चीज मैक्सिमम, यानी कि कोई भी अगर चीज मैक्सिमम हाइट पर होती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। या उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। फिलहाल ये समझ लो, वेलोसिटी अगर जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी बनेगी जीरो। इसके पास अभी सिर्फ और सिर्फ ये मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट, इसको मैं लिख लेता हूँ एच मैक्स। एच मैक्स, इसके पास मैक्सिमम हाइट कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अभी एनर्जी कौन सी है इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? एम जी और एच मैक्स के, क्योंकि ये हाइट पर डिपेंड करती है, मास भी कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, और एच मैक्स। अच्छा, यहाँ पर देखिए एम जी 100 मीटर पर था। अब ये, जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, बॉल को अगर यहाँ से मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो अब जब ये बॉल नीचे आएगा, तो यहाँ पर देखो नीचे आने से क्या होगा? नीचे आने से हाइट डिक्रीज करेगी। हाइट डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? एम जी एच के। हाइट डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, आपने एनर्जी का कंजर्वेशन वाला लॉ पढ़ा है कि अगर एनर्जी डिक्रीज अपना इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती, तो अगर ये एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो ये किसी ना किसी दूसरी एनर्जी में या दूसरे फॉर्म में जा रही होगी। तो ये, जब बॉल ये नीचे आएगा ना, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये चीज आप याद कर लो। तो यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। टोटल एनर्जी रहेगी आपकी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी के पास जीरो काइनेटिक एनर्जी हो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, और ये भी पॉसिबल है किसी बॉडी के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि उनको अगर आप सम करो तो टोटल एनर्जी अगर 5 जूल थी तो 6-7 जूल आ जाए, इस तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी की वायोलेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आप आपने वो निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। चेंज काइनेटिक, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर चेंज किसके इक्वल होगा? मास तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या रखोगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 m, मास तो कांस्टेंट है, और डेल्टा v², ठीक है। यहाँ पर देखें, मास मास में खत्म हो गया, तो ये आपका बना जी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा v²/2। ये 2 डिवाइड करा है, इधर लेकर आओ, तो ये डेल्टा v² इज इक्वल टू 2g डेल्टा एच, दोनों साइड अंडर रूट, तो ये 2 2 में खत्म हो गया, तो डेल्टा v आपका मिला 2, और ग्रेविटी कितनी है? 10, और हाइट, हाइट का डिफरेंस निकालना है। डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? h2 माइनस h1। h2 बड़ा रखोगे, h2 कितना है? 100।
100 में से 20 माइनस करो तो ये वाली हाइट मिलेगी, ये वाली हाइट है 80 मीटर, क्योंकि ये वाली हाइट बढ़ रही होगी तो इसकी स्पीड भी बढ़ रही होगी। तो 20 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 80। अब इसको देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20 इंटू 80, ये 1600, 1600 को निकालोगे तो ये 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आएगी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नजर आ रहा है? क्लियर हुआ ना, समझ आया ना? सिंपल था वैसे, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बस इसमें ट्रिक थी एक, वो देख नहीं दिया आपने। तो ये वर्क एनर्जी का थ्योरम है बाबा, क्लियर हो रहा है? वर्क एनर्जी का थ्योरम है, वर्क एनर्जी का थ्योरम। और वर्क एनर्जी का थ्योरम, बस इसको इस तरह से याद कर लो कि काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है। अच्छा, कभी कभी आप देखोगे कुछ प्रॉब्लम्स में आपको फोर्स देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने फोर्स लगाया एक बॉडी पर 5 न्यूटन, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 0.5 मीटर। अच्छा, मजे वाली बात देखना, अगर मैं पूछूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पता होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब वो बोलते हैं कि यहाँ पर फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, अब बाकी चीजें कहाँ से निकालें? तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम पर होगा। वर्क एनर्जी के थ्योरम के हिसाब से वर्क किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। अगर आपसे पूछिए काइनेटिक एनर्जी तो वर्क निकालो, वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क होता है इक्वल एफ डॉट डी के, या वर्क लिख लो या काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल। फोर्स कितना है? 5, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0.5। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस पर टेबल जाएगा 5/2 का, तो ये बनेगा 2.5। इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं, तो ये समझ लो आप। वर्क के सारे कंसेप्ट हो गए आज आपके। अच्छा, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली गिवन नहीं होता, कभी कभी जो है ना थोड़ा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलता है। अच्छा, यहाँ पर देखो एफ डॉट डी, डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 2 a s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एस लिख लो भले, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी यू, अगर रेस्ट में उसकी 0 है, तो रेस्ट से स्टार्ट स्टार्ट हो रही है, बाद वाली उसकी वेलोसिटी है वी। अगर आपसे पूछे कि उसका डिस्प्लेसमेंट है एफ और एक्सीलरेशन इसकी ये है, तो आप बताओ। अच्छा, तो इसमें से निकाल सकते हो, इसमें से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कौन सी बनेगी? एस इज इक्वल टू वी, वी के साथ तो ये चल रही है वी स्क्वायर, माइनस यू इसकी 0 है तो इसको छोड़ दोगे, वी स्क्वायर अपॉन, तो ये बनेगा 2a। तो इस वाले फॉर्मूले में ये पुट करो, W इज इक्वल टू एफ इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a, जब ये अलग अलग टर्म्स में गिवन हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी दे, फाइनल वेलोसिटी भी दे, अगर दोनों वेलोसिटीज देगा तो एफ डॉट, तो ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये चीजें समझ लेना। क्लियर हो गया? इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, कभी कभी क्या बोलता है, कभी कभी जो है ना डिस्टेंस गिवन होता है और एक्सीलरेशन गिवन, फोर्स गिवन नहीं होता। तो वर्क होता है किसके इक्वल? फोर्स के। फोर्स से हमारे पास एम ए इंटू एस, एस गिवन होता है, ए गिवन नहीं होती, तो ए भी यहां से निकाल सकते हो आप, ए। तो ये बनेगा ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। तो यहाँ पर आप रखोगे एम, एस, एम और एस गिवन है, एक्सीलरेशन की जगह रखोगे वी स्क्वायर अपॉन 2s। एक ये, और दूसरा इसमें से बस आप खुद ही निकालो, क्योंकि इतने फार्मूला याद नहीं करने। अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, फॉर्मूला इतने हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? ये समझ आया? फॉर्मूला ड्राइव करने में कोई मिस्टेक हो सकती है, बस वे देख लिया करो, खुद से निकाल लिया करो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये अभी तक हमने सिर्फ वर्क पढ़ा है, और आपसे क्वेश्चन इसी वजह से नहीं होते क्योंकि आपने ये चीजें ठीक से नहीं पढ़ी होती।
अभी अगर कोई प्रैक्टिस शीट वगैरह उठाओगे ना तो ये सारी चीजें उसमें से आपको मिलेंगी। जो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बोल रहा होता हूँ उसके अंदर होते हैं डायरेक्ट। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो? डाउट है किसी को? वर्क पढ़ा होगा ना पहले? मैं बार बार पूछता हूँ आपसे कि पहले पढ़ा होगा। चलो। अच्छा, इसके हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से आपने चीज समझ ली। पोटेंशियल एनर्जी पूछे, वर्क पूछे, अगर डेटा देखो सेटिस्फाई हो रहा है वर्क वाला तो वर्क निकाल लो। और काइनेटिक एनर्जी का सेटिस्फाई हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा। अच्छा, और एक चीज, इसमें जो फोर्स है ना वर्क वाले फॉर्मूले में, एफ डॉट डी, ये फोर्स है आपका कांस्टेंट या एवरेज? ये याद कर लो। ये जो आप पढ़ते हो एफ डॉट डी कॉस थीटा, इसमें ये जो वर्क है ये वर्क डन बाय कांस्टेंट या एवरेज, कांस्टेंट फोर्स। ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, इसी वजह से हम इसका एवरेज निकालते हैं। तो आप जो अगर इंडियन बुक्स वगैरह देखोगे ना तो उसमें लिखा होता है एफ एवरेज इंटू डी कॉस ऑफ थीटा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन और बाकी मेथड्स यूज होते हैं, वो हम हमारे पास नहीं है और ना हमें इतना पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो वेरिएबल फोर्स होता है, अब यहाँ पर देखो फोर्स वेरी कर रहा है, इसमें हम जो डिस्प्लेसमेंट का पाथ है, ये वाला क्या है, ये यहाँ तक ये डेल्टा, इसको सपोज करो ये क्या है आपके पास, डी है टोटल। इसको हम डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल पार्ट्स में कट करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में। ये तो मैंने बड़े बड़े पार्ट्स में कट कर दिया है, लेकिन स्मॉलर, बिल्कुल स्मॉल, इन स्मॉलर पार्ट्स में इसको कट करते हैं नियरली। अच्छा, इस आपने पहले ये सुनी होगी बातें कि स्मॉलर पार्ट्स में कट करते हैं, उसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, अब सपोज करो वर्क अगर वेरिएबल है ना, वर्क वेरिएबल है तो सपोज करो अगर किस तरह से, अगर एक इस पॉइंट पर वर्क है 19 जोल, अगर यहाँ पर नहीं, फोर्स फोर्स की बात हो रही है फिलहाल, वेरिएबल फोर्स है ना, फोर्स क्या है, ये वेरिएबल। यहाँ पर अगर फोर्स है सपोज करो 20 न्यूटन, तो ये यहाँ पर अगर फोर्स निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 40 न्यूटन। लेकिन अगर इसको स्मॉलर पार्ट्स में कट करोगे ना, तो इस वाले पार्ट का वर्क क्या है, इस वाले पार्ट का वर्क है अगर 20 न्यूटन, तो इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो इसका होगा 20.1 या 20.2। तो नियरली वर्क आपका सेम आ रहा है। तो आप क्या करते हो, इस तरीके से इसको स्मॉलर पार्ट्स में कट करके डिस्प्लेसमेंट को, सारों का डिस्प्लेसमेंट ऐड करके, फोर्स ऐड करके, सबको सम करके, फोर्स का सम सम करके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फिर आप वर्क निकाल लेते हो। यानी कि क्या करना है, वेरिएबल फोर्स के लिए इसको कट करना है, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉलर पार्ट्स में, कौन से स्मॉलर पार्ट्स, डेल्टा डी में, और इन सबको ऐड कर लेना है आपस में, तो वर्क डन बाय दी वेरिएबल फोर्स निकलेगा। अच्छा, और ये हमने यहाँ से क्या निकाली है, एरिया निकाली है। क्यों एरिया क्यों निकाली है? क्योंकि एरिया इन दोनों की जरब में से हमें वर्क मिलता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसी वजह से हम एरिया निकालते हैं। स्लोप निकालेंगे तो एफ अपॉन डी बनेगा, कोई और क्वांटिटी मेरे ख्याल से एफ अपॉन डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये दूसरी क्वांटिटीज है, वो इसके अंदर नहीं है आपके वर्क के अंदर। तो एरिया निकालोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इस एरिया को, एरिया अंडर एफ डी, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि एरिया अंडर एफ डी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर एफ डी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको आप बोल सकते हो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, वर्क को। ठीक है, एक सेकंड में लाइट ऑन करो, अभी घर में हूँ फिलहाल, ये शुक्र है।
सॉरी, माइक ऑफ किया ना उस दिन, जिस तरह से रिकॉर्डिंग ऑफ की थी तो वो चली गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि लाइट, ये थोड़ा सा शेडो बन रहा है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं भी कोशिश करूंगा यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो पावर क्या होती है, वर्क और एनर्जी, थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि क्या होते हैं, अपना वर्क और एनर्जी क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल। पावर हमारा होता है एनर्जी ओवर टाइम, पावर हमारा होता है एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी को आप लिख सकते हो वर्क ओवर टाइम, ठीक है। अब एनर्जी दो तरह की थी, हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv² अपॉन टी। तो ये भी पावर के फॉर्मूला के लिए यूज हो सकता है। दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, mgh अपॉन टी। तो ये भी यूज हो सकता है इसके लिए, अपना पोटेंशियल, अपना पावर के लिए, पावर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, पावर काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। क्योंकि एनर्जी और वर्क क्या है, इंटरचेंजेबल, और हमने पढ़ा कि वर्क ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी हो सकता है। और इसको दूसरे एक तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल होता है एफ डी अपॉन टी। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं पावर के, जो आप जनरली इस तरह से पढ़ते नहीं हो, ठीक है। अच्छा, आपसे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं कि किसी चीज को ऊपर लेकर जाने में इतना टाइम लगता है, इतनी हाइट पर लेकर जाते हैं, तो बताओ कि वर्क, अपना पावर कितना है। पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर, एंड उसको हम बोलते हैं वॉट। अच्छा, ये जो कि यूनिट्स है ना, वो बीटीयू वगैरह, जैसे 1 BTU 1055 जूल, ठीक है। 1 हॉर्स पावर 746 सेवन 576 576 जूल्स, ठीक है। और अपना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो इस तरह के ये जो यूनिट्स है ना, इसके वो याद कर लो। इस तरह के जो ये यूनिट्स हैं इसके वो याद कर लो, ठीक है। आवाज वगैरह ठीक है ना। 746, हाँ हाँ सही, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था इसमें। 746, गुड गुड। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹ इसके यूनिट्स वो देख लेना खुद से, क्योंकि ये याद करने वाले हैं। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल और आने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आपसे आपसे बोला जाता है कि एक बॉडी है, उसका मास है 2 kg, 2 kg, उसको हम हाइट पर लेकर गए, हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 10 मीटर। तो बताओ उसको, अच्छा, ऊपर लेकर जाने में टाइम कितना लगा है, 0.1 सेकेंड। एक बॉडी है, उसका मास है 2 kg, हाइट है 10 मीटर, और अपना टाइम उसको लगा है 0.1 सेकेंड। तो बताओ कि पावर कितना हुआ, पावर mgh/t। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मास गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम। मास कितना है 2, ग्रेविटी है हमारी 10, हाइट भी कितनी है 10, टाइम कितना है 0.1, ठीक है। तो 0.1, तो अब देखें, 0.1 है यहाँ पर, तो ये ऊपर आएगा 200, 200 आएगा, टाइम कितना है 0.1, 0.1 है ना, तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। 10 चला जाएगा थर्ड नंबर पे, तो ये थर्ड वाला फर्स्ट पर आ जाता है। तो 200 × 10, ये आपका आएगा 2000 वाट। अच्छा, कभी कभी पावर देकर आपसे एफिशिएंसी पूछी जाती है, तो याद कर लो, पावर इनपुट हमेशा ज्यादा होती है, सॉरी अपना, हाँ इनपुट हमेशा ज्यादा होती है और आउटपुट हमें कम मिलता है। तो इसी वजह से एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ये होता है एफिशिएंसी के लिए। पावर अब अगर बोले, एक क्वेश्चन था ऐसा, 300 वाट आपने इनपुट दिया है, 300 वाट आपने इनपुट दिया है, आपको मिल रहा है आउटपुट 150, तो एफिशिएंसी बताओ। अब इनपुट कितना है 300, आउटपुट कितना है 150, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 150, ये आएगा 1/2 × 100, तो 1/2/100 ये आएगा 50% एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आपसे पूछे कि कौन से केसेस में, क्योंकि आउटपुट हमें जो है कम इसी वजह से मिलता है क्योंकि ये लॉसेस होते हैं, एनर्जी के लॉसेस जो होते हैं ना, तो एनर्जी ओवर टाइम ही पावर है, अगर एनर्जी के लॉसेस होंगे तो पावर कम होगी, ठीक है, आउटपुट हमें कम मिलेगा। तो ये चीज याद कर लो, ठीक है। आइडियल केस के लिए पावर इनपुट और पावर आउटपुट क्या होते हैं, इक्वल, आइडियल केस के लिए। तो आइडियल केस के लिए एफिशिएंसी क्या हो जाती है 100%। किस तरह से, सपोज करो कि आइडियल केस है, उसमें पावर इनपुट मैंने दिया 300 वाट,
आउटपुट भी मुझे मिला 300 वॉट। अब दोनों इक्वल है, तो इफिशियंसी किसके इक्वल मिलेगी? इनपुट सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट 300, नीचे भी 300 इंटू 100 करो, 300 300 में खत्म, तो ये आया 1, 1 इंटू 100, इफिशियंसी कितनी आई? 100%। लेकिन ये होता नहीं है इस तरह से, इस तरह से होता नहीं है, क्योंकि ये वाले जो केसेस हैं ये आइडियल हैं, आइडियल केसेस हैं, ये जनरल डे टू डे लाइफ में नहीं होते। ठीक है, तो इसको पावर को आप इस तरह से निकाल सकते हो, ग्रेविटी वाले फार्मूला से, अपना काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला से, पोटेंशियल के दोनों के तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला मैंने पहले ही बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? यहाँ पर ये देख लो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², एक तो इसके इक्वल है, दूसरा किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये। तीसरा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कौन सा है? तीसरा काइनेटिक एनर्जी का ये 1/2 mv², v² को मैं v इंटू वी लिख सकता हूँ, v² को मैं v इंटू वी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें v इंटू वी, तो mv क्या बनेगा? मोमेंटम। तो ये काइनेटिक एनर्जी मिली p/2 इंटू वी, pv/2, pv/2। अच्छा, और मजीद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है? एक और, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वो हमने पढ़ा F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाले में से, वर्क एनर्जी थ्योरम वाले जो है रिलेशन में से ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा, कभी कभी सवाल पूछता है अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बराबर हो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बराबर हो, तो बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बराबर हो तो वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। किस तरह से निकाल सकते हो? किस तरह से निकाल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², मोमेंटम है mv। अब देखें, m में खत्म हो गया, एक v इस v में चली गई, तो v/2 इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम आपस में इक्वल हो तो वेलोसिटी मिलेगी 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो किसी बॉडी के वेट के, ये न्यूमेरिकल इक्वल है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब क्वांटिटी इज इक्वल नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, वैसे तो ये एनर्जी है और वेट, वे एनर्जी और वेट किस तरह से रिलेट करेगा आपस में? यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम, तो इस तरह से इसको थोड़ा समझना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है? mgh। वेट किसके इक्वल होता है? mg के। तो mg में खत्म, हाइट कितनी मिली? 1 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये टेस्ट वगैरह में आते हैं और मैंने देखे भी हैं, तो ये आप याद कर लो। आज वाला मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है वर्क पावर एंड एनर्जी पर। मैंने भी काफी वीडियोस देखी होंगी अपने टाइम में, लेकिन जो मैंने चीजें आपको बताई ना, ऑलमोस्ट सब कुछ बताया। वर्क पावर एनर्जी पर तो पता नहीं क्या क्या बताया, 40 मिनट्स का राउंड अबाउट सिर्फ और सिर्फ वर्क पावर एंड एनर्जी पर डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। आपने पहले भी वर्क पढ़ा होगा दूसरे टीचर्स वगैरह से, लेकिन मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि मैं चीजों को सिंपल करता हूँ और उस तरीके से बताता हूँ ताकि आपसे जो चीजें पूछी जाती हैं बहुत अच्छा समझ आए। हाँ बिल्कुल, और ये आप वीडियो वगैरह नेक्स्ट फ्यूचर के लिए सेव कर लो, क्योंकि इंटर की अपना, आप तो मुकदस, तो अपना इंटर में भी आइए, तो एंट्री के लिए आपको ये काफी काम आएंगे। ठीक है, लेक्चर्स वगैरह या मटेरियल जो था ना, और रिवीजन के लिए बिल्कुल बेस्ट है। आपको पता है, आपका जो पूरा फर्स्ट ईयर और इंटर है, पूरा फर्स्ट ईयर और इंटर वो राउंड अबाउट 30 वीडियोस के अंदर कंप्लीट है। 30 वीडियोस, 30 वीडियोस में ये पूरा खत्म है, फर्स्ट ईयर और आपका इंटर। उस वो इस तरह से मैंने चला है, और उसमें मेजोरिटी इंटर है, क्योंकि इंटर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फर्स्ट ईयर में से इतनी वेटेज नहीं है। लेकिन वेव्स वाले चैप्टर को हम ज्यादा टाइम देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं उसके वर्कशीट्स भी आपको करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, पावर पढ़ा हमने। अच्छा, पावर का दूसरा एक फॉर्मूला होता है। पावर किसके इक्वल है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डी अपॉन टी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो इसको हम बोल सकते हैं पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो इसको दूसरे तरीके से बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये लाइट नहीं जाती ना तो और अच्छा होता, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है बिल्कुल उसी सेम तरीके से, तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालनी है? अगर फोर्स बोला जाए 2I माइनस 4J माइनस 2K, फोर्स आपका ये है। अच्छा, वेलोसिटी है अगर किसी बॉडी की I+J, ठीक है, I+2J। तो इसको किस तरह से निकाल सकते हो?
थोड़ी देर पहले मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी इतना नहीं करूंगा। आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2i और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 2। -4j को मल्टीप्लाई करो +2j के साथ, तो माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, 4 × 2 आएगा हमारा 4 × 2 8, j को j के साथ करोगे तो आएगा 1। k वाला दूसरा कंपोनेंट नहीं है तो इसको स्किप कर दोगे, ठीक है। 2 - 8 तो आएगा हमारा -6 वाट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी। अच्छा ये भी क्या है, पावर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये याद कर लो, स्केलर, क्योंकि ये दोनों फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और डॉट है बीच में, तो ये पावर क्या है, स्केलर, इसी वजह से इसको डॉट वाले रूल से हम करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया? ये था आपका पावर। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू मोशन। अगर किसी बॉडी के पास मास m है, किसी बॉडी के पास मास m है, वो वेलोसिटी v के साथ जा रही है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो 12 mv²। अच्छा, और अगर वो किसी इंक्लाइंड पोजीशन पर जा रही है, इस तरह से ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो ये हाइट भी कवर कर रही है, mgh, ये कुछ ना कुछ हाइट भी कवर कर रही है, और ऊपर भी जा रही है वेलोसिटी v के साथ। तो यानी कि इसके पास अब क्या होगा, जब ये ऊपर यहाँ पर जा रही होगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ये दोनों चीजें समझ लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन, ठीक है। एनर्जी कोई भी हो, यूनिट होगा जूल, याद कर लो। अच्छा, और ये किलो वाट आवर वगैरह, इनका यूनिट याद कर लेना। किलो वाट आवर मेरे ख्याल से होता है 3.6 जूल, इतना होता है या कोई चेंज होता है? अगर यहाँ से निकाल सकते हो 1 किलो वाट आवर, किलो है 10 पावर 3, और आवर कितना होता है 3600 सेकेंड्स। तो इस पॉइंट को लेकर है 1 2 3, 3.6 × 10 पावर 6 किलो वाट आवर। अच्छा, मेगा वाट आवर पूछ ले, 1 मेगा वाट आवर, तो ये याद कर लो, मेगा 10 पावर 6 होता है, 10 पावर 6 इंटू आवर 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 36 × 10 पावर 8 जूल। तो इस तरह से निकाल सकते हो। अच्छा, आपसे पूछा जाए किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ, तो ये याद कर लो। इस इनको किलो को और इन चीजों में कंफ्यूज मत हुआ करो, ये होते हैं प्रीफिक्स, आपके प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स का कोई नंबर होता है, वैल्यू होता है। यहाँ पर देखो क्या है, वॉट आवर, वॉट, वॉट क्या है, पावर का यूनिट, तो पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। और यहाँ पर क्या है, आवर, इसको इस तरह से लिखो, जूल ओवर, या इस तरह से लिखो, वॉट क्या होता है, वर्क ओवर टाइम, जूल पर सेकंड को इस तरह से लिखो, वर्क ओवर टाइम। और यहाँ पर क्या है, आवर, आवर भी क्या है, टाइम, टाइम टाइम में खत्म हो गया तो क्या मिला, वर्क। यानी कि वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मेगावाट आवर, गीगावाट आवर, टेरा, पेटा, एग्जा, कोई भी लिखा हो, जो भी प्रीफिक्स ऐड हो, वाट आवर लिखा हो सामने, वाट सेकंड लिखा हो, वाट मिनट लिखा हो, तो ये क्या होगा, यूनिट होगा किसका, अपना वर्क का या एनर्जी का, ठीक है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट बीटीयू, ये जो कुछ टिपिकल है वो याद करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा सबसे छोटा कौन सा यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, क्यों, 1.6 × 10⁻⁻6, 1.6 × 10⁻⁻6 जूल इसके अंदर होते हैं। और ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल लेते हैं इसको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये इनके लिए यूज होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको, क्लियर, आगे चलें। आवाज आ रही है ना सबको, आवाज आ रही है? हाँ ऐसे बताओ तो सही, मुझे लगा था कि ये पूरी वीडियो चली जाए, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का भी मैंने बताया। अच्छा, एक आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा,
एक चीज याद कर लें, ये होती है आपकी, अच्छा इसके दो टाइप्स हैं। ये ड्यू टू अपना पोजीशन की वजह से होती है। एक होती है इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो जनरली हम अपना बात कर रहे होते हैं कि मास m है, उसको हम ऊपर लेकर गए हाइट h तक, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तो जिस एनर्जी की हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसका हम आधा नाम ले रहे होते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, व्हेन द मास इज ड्रैग्ड ओवर a distance that is equals to height, then the work done on that mass will be equal to its potential energy। अगर किसी मास को ऊपर लेकर जाएं, डिस्प्लेसमेंट तय करें हाइट h जिसको हम बोलते हैं, तो उसका वर्क किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो आपने देखे होंगे बच्चों वाले जो खिलौने होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग। अच्छा, अब देखें इस स्प्रिंग से क्या होगा, अगर मैं फोर्स लगाऊं इसको इसको अगर मैं फोर्स लगाऊं एफ अप्लाइड, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस। अब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, तो ये कंप्रेस हो गया फिलहाल के लिए, फिलहाल थोड़ी देर के लिए कंप्रेस हो गया। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं ट्रिगर को दबाऊंगा, अब इसको जैसे होते हैं ना पिस्टल के अंदर, या दूसरा इसको एग्जांपल दो, बच्चों की जो गाड़ियां होती है ना, बच्चों की जो गाड़ियां छोटी छोटी होती है, जिनके पीछे एक छोटी सी रस्सी लगी होती है, ठीक है, उसको जब आप खींचते हो तो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है जो कंप्रेस हो जाता है। उस कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, जब आप उसको छोड़ते हो तो वो अपनी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आ जाता है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आ जाता है नॉर्मल पोजीशन पे। और जब वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा ना, तो वो उस गाड़ी को फोर्स लगाएगा और वो गाड़ी आगे जाएगी। आपने वर्क किया गाड़ी पर, गाड़ी के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया आपने, और जब गाड़ी को आपने छोड़ा तो गाड़ी ने एक एनर्जी के फॉर्म को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जब आप एरो को किसी बाव में डालते हो, ठीक है, तीर और कमान वाला जो चक्कर होता है, ठीक है, अगर एरो को आपने ड्रैग किया, अब आपने क्या किया है, उस स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लगा दी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एरो को आप जब आप छोड़ोगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, ये आपने अच्छे से समझ लेनी है। तो इसी तरह से इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में होता है, इसमें एक एक दो कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, और एक होती है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम बेसिकली ग्रेविटेशन अपना पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर किया जाता है यू के साथ, लेकिन हमारे बुक्स में इसको इतना लिखता नहीं है, तो पी के साथ या एन के साथ, चलो फिर इसको छोड़ दो। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम जाहिर करते हैं यू के साथ। यू इक्वल होता है -G m m/r, ये याद कर लो, ये इसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब किसी पॉइंट किसी भी मास पर हम वर्क करें, किसी पॉइंट पर यानी कि सपोज करो अगर यहाँ पर पॉइंट है इंफिनिटी, यहाँ पर ये हमारे पास है अर्थ की फील्ड, किसी ऑब्जेक्ट पर हम वर्क करें, उसको इंफिनिटी से उठाकर किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर आने के लिए, तो जहां पर इसको लेकर आएंगे ना, इसकी जो एनर्जी यहाँ पर होगी, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके कंपेयर में होता है, ये इंफिनिटी के कंपेयर में होता है। तो इसकी जो एनर्जी बनेगी इंफिनिटी के कंपेयर, वो उसको हम नाम दे, अच्छा, इंफिनिटी पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल अपना पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर क्या होती है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर क्या होगी, जीरो। इंफिनिटी पर याद कर लो, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं नीचे लिख लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर बनेगी जीरो। तो एक चीज देखो, ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, पहले शुरू के अंदर वैल्यू माइनस में, माइनस बढ़ा है या जीरो बढ़ा है, माइनस का वैल्यू बढ़ा है या जीरो का वैल्यू बढ़ा है, ये बताओ। आपकी मैथमेटिक्स की ये थोड़ी मैं नॉलेज चेक करूं, माइनस बढ़ा है या जीरो बढ़ा है, जीरो, गुड। हाँ, जीरो बढ़ा है, क्योंकि जब आप ऊपर जाओगे, इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप ऊपर जाओगे यानी कि रेडियस को बढ़ाओगे, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से रिलेशन तो इनवर्स है, रिलेशन इनवर्स है। इसका मतलब क्या है कि रेडियस को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए,
लेकिन ये फॉर्मूला के अंदर माइनस है। ये माइनस दो चीजों को शो करता है। माइनस शो करता है अट्रैक्टिव नेचर को, कि जमीन के साथ आप इतनी एनर्जी के साथ अटैच हो। अगर मैं आपको प्लस GMM/R दूं ना, तो अर्थ के साथ आप फ्री हो जाओगे, यानी कि जमीन के साथ चिपके हुए नहीं रहोगे। आप जो चल रहे हो या आपके पास जो एनर्जी है, बैठ रहे हो, सो रहे हो, आपके पास इतनी एनर्जी है -GMM/R। अगर ये एनर्जी आपके पास, अगर मैं आपको इतनी +GMM/R एनर्जी दे दूं, तो आप अर्थ के साथ फ्री हो जाओगे, यानी कि इसमें बाउंड नहीं रहोगे। ठीक है, ये चीज समझ लो। नेगेटिव क्या करती है? अट्रैक्टिव नेचर को शो करती है। और ये दूसरी बात ये शो करती है, अगर रेडियस को बढ़ाओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस है। अच्छा, रेडियस को अगर कम करोगे तो वैल्यू भी कम होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, इन्फिनिटी पर जाने में क्या होगा वैल्यू? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? इन्फिनिटी के। तो कोई भी चीज इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करते हो, आपको जवाब क्या आता है? जवाब आता है आपका जीरो। एट इन्फिनिटी दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये चीज समझ लेनी है। रेडियस को बढ़ाओगे, हाइट ऊपर जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पूछूं कि कोई मास है m, उसको मैं कौन सी जगह लेकर जाऊं जिसकी एनर्जी जो है वो, कौन सी जगह लेकर जाऊं जो उसकी एनर्जी जीरो हो जाए, तो आप बोलोगे कि उसको आप इन्फिनिटी लेकर जाओ। ठीक है, ये क्लियर हुआ? समझ आया? ये मैंने आपको एनर्जी के टाइप्स भी बता दिए, पावर वाले केसेस भी बता दिए, वर्क भी बता दिया। आई डोंट थिंक के कोई चीज रह रही है। ठीक है, एक दो चीज है वो कंजर्वेटिव वाली, वो मैं आपको थोड़ा बता दूं बस, जल्दी जल्दी में। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस, या एक होती है हमारी कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पर आप वर्क करोगे, यहाँ पर सपोज करो एक मास एम है, इसको आप ऊपर लेकर गए इस पॉइंट पर, एक पाथ आपके पास ये है, एक वर्क आपने किया W1, दूसरा वर्क आपने किया ये W2, तीसरा वर्क किया आपने ये W3। तो ये जो वर्क है ये डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट does not depend upon path, does not depend upon path। भले कौन से भी रास्ते से लेकर जाओ, यहाँ पर इसकी हाइट क्या थी? जीरो। यहाँ पर इसकी हाइट क्या है? h। भले इस पाथ से लेकर जाओ, इस पाथ से लेकर जाओ, इस पाथ से लेकर जाओ, वर्क सबके लिए सेम रहेगा। तो ऐसी फील्ड जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, बल्कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, तो उसे हम नाम देते हैं क्या? कंजर्वेटिव फील्ड का। और इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें आप याद कर लो, जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू -kx। ठीक है, आप जो फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हो, इस स्प्रिंग मास सिस्टम में फोर्स जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है, उस उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो अगर रिस्टोरिंग के लिए लगाए, रिस्टोरिंग के लिए, तो रिस्टोरिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो याद कर ले, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होता है वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है, तो वो भी नेगेटिव। और ऐसा कोई फोर्स जो किसी पार्टिकल पर परपेंडिकुलर लगे, तो उसके लिए वर्क क्या बनेगा? जीरो। जिस तरह से मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इनका वर्क क्या बनता है? इनका वर्क बनता है जीरो। ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और इसमें जनरली हम बातें करते हैं अपना पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की, क्योंकि इसमें कोई बाकी चीज नहीं होती, क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो बाकी मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैंने आपको वर्क, पावर एंड एनर्जी के नोट्स भेजे हैं। ठीक है, उनको नोट्स को अच्छे से देख लो, उसमें से कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है, यूनिट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो जो क्रेमिंग वाली चीजें हैं वो आप अच्छे से याद कर लो। और बाकी जो है हम इंशाल्लाह ताला मजीद डिस्कस करेंगे वेव्स एंड एनर्जी। इसकी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भेज दी थी सॉल्यूशंस वगैरह के लिए, वो आप लाजमी देखें इस लेक्चर के बाद, ताकि आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और उसमें प्रैक्टिस भी करवाइए। फिलहाल तो आपने टॉपिक समझा है कि ये किस तरह से होगा, लेकिन अब आप दोबारा से उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से सवाल किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो और बाकी जो चीजें रिमेनिंग है या बाकी जो वर्कशीट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि और वर्कशीट्स बनाऊं, टाइम निकालूं मैं आपके लिए। और अपना MD के पहले पहले मैं कुछ वर्कशीट्स बनाकर आपको भेज दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
बस वो परफॉर्मेंस